हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, इनका ओरिजिन कहां से हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें कहां से बोरो किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 से ही आपके फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है। तो एक छोटे से रिकैप के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहली बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोरो कहां से किए गए हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कहां से बोरो किए गए हैं। बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें बोरो किया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स के नाम से फंडामेंटल राइट्स को जाना जाता है, और इन्हें एनश्राइन किया गया था 1791 में बाय थॉमस जेफरसन। किसने ये अमेंडमेंट करवाया था? थॉमस जेफरसन ने। और क्या शामिल कराया गया? बिल ऑफ राइट्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिन की बात करते हैं। 1215 में बाय किंग जॉन। किंग जॉन जो है वो क्या इशू किया था? उन्होंने 1215 में एक चार्टर इशू किया था। क्या इशू किया था? एक चार्टर। चार्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। आई होप ये पॉइंट सभी को समझ में आए होंगे। ये एक छोटा सा रिकैप था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्यों ये चार्टर इशू हुआ था फंडामेंटल राइट्स का। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में आते हैं। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 टू 35। कौन से आर्टिकल्स में? 12 टू 35। आई होप इतना सभी को याद आ चुका होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 12 के बारे में भी हमने कल डिस्कशन किया था हमारी लास्ट क्लास में, और इसमें डिफाइन किया गया है, डिफाइंस दी स्टेट। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और हमने देखा था कि जस्टिस पीएन भगवती ने एक केस, जो इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसे हम कहते हैं आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से वो केस हुआ था। उस केस में जस्टिस भगवती ने स्टेट को डिफाइन करते हुए एक पॉइंट 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था, 5 पॉइंटर दिया गया था। उसके थ्रू हम किसको डिफाइन कर पाते हैं? स्टेट को डिफाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 डिफाइंस दी लॉ। किसको डिफाइन करता है आर्टिकल 13? लॉ को। लॉ की इंक्लूसिव डेफिनेशन कहां दी गई है? आर्टिकल 13 में। और इसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो हम सभी जानते हैं, दैट इज केशवानंद भारती केस 1973। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे केसेस डिस्कस किए थे। सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, मेनका गांधी केस, ये सभी डिस्कस करते हुए हम लोगों ने लॉ की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझा था। साथ ही साथ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या कहा गया वो भी हमने देखा था। और यहां से इस केस के बाद 24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है, और उसमें इवॉल्व हुआ क्या?
बेसिक स्ट्रक्चर, क्या इवॉल्व होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? इवॉल्विंग है। क्या है? इवॉल्विंग। जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, चेंजेस आते जाएंगे, नए नए केसेस आते जाएंगे सामने, उसके अकॉर्डिंग हम बताते चलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो याद रखिएगा, किसी ने भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। ये कैसा है? इवॉल्विंग। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये सब कुछ समझा दिया था। आई होप वहां तक सब कुछ क्लियर रहा होगा। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 14। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स सबसे पहला जो राइट मिलता है हमें दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। किसका राइट है हमारे पास? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 टू 22। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24। देन कम्स राइट टू रिलीजन, धार्मिक अधिकार। आर्टिकल 25 टू 28 एंड आर्टिकल, फिर आते हैं हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30। लास्ट में जो आर्टिकल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट में जो आपको राइट दिया जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का गारंटर माना जाता है, कहा जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 32 का यूज करते हुए अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14 से लेकर के 18, 19 से लेकर 22, 23, 24, 25 से लेकर 28, 29, 30 कोई भी राइट अगर आपका व्यूलेट होता है तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है इसे? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने अधिकार तो दिए, लेकिन उस अधिकार की गारंटी कौन देता है? तो गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपका कोई भी अधिकार व्यूलेट होता है, किसी भी अधिकार का हनन करता है, चाहे वो सरकार करे, चाहे वो राज्य करे, राज्य में मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी करे, कोई भी अगर आपका
अधिकारों का हनन करता है, खास करके कौन से मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट। आपको हाई कोर्ट होते हुए जाने की जरूरत नहीं है, बाय वे ऑफ अपील जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही है आपका आर्टिकल 32 में, और इसे हम जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे तो वहां पर और ज्यादा अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन शोषण नहीं कर सकता, वो किस में दिया गया अधिकार 23 टू 24, राइट टू रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वो मिलते हैं आपके 29 एंड 30 में, दैट इज माइनॉरिटी राइट्स भी मिलेंगे यहां पर 29 में। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज आर्टिकल 14। क्या कहता है आर्टिकल 14? तो आर्टिकल 14 इट सेज दैट state, it says that state shall not deny any person equality before law or equal protection of law। यही है आपका क्या, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यही कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को किसी को भी क्या नहीं डिनाई कर सकता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इस पूरी लाइंस में, इन सभी लाइंस में कुछ बातें जानने की हैं, वो है ये एनी पर्सन कौन है, दूसरी इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, और तीसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। आई होप ये लाइन अभी तक आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। क्या कहता है राज्य कहता है आप, मतलब राज्य जो है खुद किसी को भी क्या नहीं डिनाई कर सकता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण कानून का। आई होप क्लियर है ये चीज अभी। अब बात आती है एनी पर्सन कौन है। एनी पर्सन का मतलब यहां है सिटीजन, पहली चीज, फॉरेनर्स, और इसके बाद दैट इज लीगल पर्सन। कौन कौन है, सिटीजन्स माने कि जो भारत के नागरिक हैं वो, साथ ही साथ फॉरेनर्स और लीगल पर्सन। अब फॉरेनर्स को कि भी क्या हमारे यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत ज्यादा फेमस एक केस से दिखा देता हूं। जैसे अगर आपने सुना होगा 26/11 भारत पर एक बहुत बड़ा अटैक था, 2008 में किया गया था। उसमें एक टेररिस्ट को इंडियन फोर्सेस ने जिंदा पकड़ा था, दैट इज अजमल कसाब। अजमल कसाब को भी हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत क्या दिया था, अपॉर्चुनिटी दी थी कोर्ट में प्रेजेंट होने की। जब हमने उसे जिंदा पकड़ा तो उसके बाद उसे टॉर्चर बहुत ज्यादा नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि उसे सीधा मार दिया या फांसी की सजा दे दी, पूरा ट्रायल करवाया उसका कोर्ट में। लगभग 3 साल 2011 में उसे फांसी दी गई, 3 साल तक उसका ट्रायल चला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम मतलब इंडियंस कितना बिलीव करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, कि फॉरेनर एक एनिमी है, एक टेररिस्ट है जो हमारे यहाँ इतना बड़ा अटैक कर चुका है, कई सारे लोगों को मार चुका है, लेकिन उसके बावजूद हमने उसे क्या दिया, पूरा मौका दिया न्याय का, ताकि उसके साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो, उसे समान ट्रीट किया जाए लॉ के थ्रू। समझ में आई ये बात? तो फॉरेनर्स का मतलब ये है कि इंडिया में अब अजमल कसाब को अगर हम दे सकते हैं तो सोचिए जितने भी फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते हैं उनके लिए भी हम क्या अवेलेबल कराते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर बात आती है लीगल पर्सन। ये लीगल पर्सन कौन होते हैं? लीगल पर्सन मतलब होता है कोई, जैसे कोई कंपनी,
जैसे कोई ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? कॉरपोरेशन, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनजीओज, ये सभी क्या है? लीगल पर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीगल पर्सन। तो इनको भी क्या दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड किया जाता है। आई होप यहां से एनी पर्सन क्लियर हुआ होगा। एनी पर्सन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स जो है वो इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, क्या मतलब है इस लाइन का, क्या मतलब है इस पूरे फ्रेज का, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक फ्रेज ये रहा और दूसरा फ्रेज इस तरफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ? एब्सेंस ऑफ, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल privileges in favor of any class और पर्सन, किसी भी वर्ग के लिए, एनी क्लास और पर्सन, किसी भी वर्ग के लिए कोई भी अलग से क्या नहीं होगा? प्रिविलेज, मतलब उसे अलग से कोई भी सुख सुविधाएं कानून की निगाहों में नहीं दी जाएंगी, कानून की तरफ से नहीं दी जाएंगी। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ दी सेम लॉ टू ऑल person by the court of law, कोर्ट ऑफ लॉ। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो वन इज above the लॉ। जब हम लेक्स रेक्स की बात करते हैं, दैट इज रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेक्स रेक्स दैट इज रूल ऑफ लॉ, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कानून से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। देश में, एक राष्ट्र में, एक समाज में अगर कानून है तो उस कानून से बढ़कर कोई नहीं होगा। कानून सबके लिए समान रहेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का, इंडिया का
कोई भी व्यक्ति हो या फिर दुनिया का हम कह लें, क्योंकि हम फॉरेन सिटीजन्स को भी इसमें कंसिडर करते हैं, फॉरेनर्स को भी इसमें कंसिडर करते हैं, इसलिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इंडिया में है और उसने इंडिया में कोई क्राइम किया है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कानून से बढ़कर के कोई भी नहीं होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम देखेंगे आगे चल करके कि क्या एक्सेप्शंस हैं। जैसे प्रेसिडेंट के पास कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, गवर्नर के पास इम्यूनिटीज होती हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो आते हैं उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज होती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि नो वन इज अबव द लॉ। नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? Equal protection of law, like should be treated alike. Like should be treated alike. Equal treatment of law to person under equal circumstances, under equal circumstances. Like should be treated alike, and equal treatment of law to person under equal circumstances. And third, similar application of the same law to all person in the same situation. आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी क्लास और पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस, कोई स्पेशल सुख सुविधाएं नहीं होंगी कानून के समक्ष। दूसरी बात आती है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहां और इस सिचुएशन में अंतर है, ठीक है, वो अभी हम समझेंगे कि कैसे। देन नो वन इज अबव द लॉ, और जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की हम बात करें तो ये कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू पर्सन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, बोथ privileges and liabilities and similar application of the same law to all person in the same situation. अब इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट, जबकि इसे हम कहते हैं ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, जबकि ये कैसा है? एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवी डेसी करके एक ज्यूरिस्ट हुआ करते थे, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज रूल ऑफ लॉ के बारे में उन्होंने बताया। और रूल ऑफ लॉ में सबसे जरूरी बात बताई उन्होंने,
नो वन इज अबव लॉ एंड एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी क्लास और पर्सन। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। तो रूल ऑफ लॉ के लिए दैट इज लेक्स रेक्स, कानूनी भाषा में से क्या कहेंगे, लेक्स रेक्स, रूल ऑफ लॉ के लिए ये दोनों ही फ्रेजेस जरूरी हैं। आइए आज इन्हें समझते हैं क्या है ये। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पर्सन, दो पर्सन हम लेते हैं, एक ए और दूसरा है बी। ए जो है एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, एक 7 साल का क्या है, बच्चा है, जबकि बी जो है एक 28 ईयर ओल्ड बॉय, सॉरी बॉडी लिख दिया मैंने यहाँ, बॉय। ये क्या है, एक 28 साल का लड़का है और ये एक 7 साल का बच्चा है। अब हम एक सिचुएशन बनाते हैं, मान लीजिए होली का दिन है, किस दिन का है, होली का, और एक डेथ प्रोसेशन जा रहा है। क्या जा रहा है, एक डेथ प्रोसेशन, एक शव यात्रा निकल रही है। शव यात्रा में ऑब्वियसली कई सारे लोग होंगे। उन कई सारे लोगों में क्या होता है, ये बच्चा होली का दिन है और होली के दिन पे ये बच्चा क्या करता है, इनमें से किसी एक पर्सन पर क्या मारता है, बलून मारता है। एक पानी के गुब्बारे आप सभी ने देखे होंगे, खेलते ही होंगे सभी उन्हीं से, होली वाले दिन तो खेले ही है सभी ने। पानी के गुब्बारे कलर भर करके उन्हें भर दिया जाता है और फिर वो फेंके जाते हैं, मारे जाते हैं। तो ये बच्चा एक बलून मारता है और साथ ही साथ ये भी डेलिबरेटली एक क्या करता है, बलून मार देता है। अब बात आती है कि क्या इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है। अगर हम यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ लगाएं, देखिए समाज की बात है, यहाँ हम समाज की बात कर रहे हैं, वहां हम देश की बात करेंगे, तो थोड़ी सी चीजें बड़ी हो जाती हैं, दैट्स ऑल। लेकिन यहां भी दोनों कॉन्सेप्ट काम करेंगे। अगर हम इसको इक्वलिटी बिफोर लॉ को लगाते हैं तो जो सजा हम इसको देने वाले हैं वही सजा हम इस 7 साल के बच्चे को भी देंगे, है ना। ये एक 7 साल का बच्चा है, ना समझ है, अभी इसे समझ नहीं है कि ये डेथ प्रोसेशन है, ये क्या है। इसे तो लोग दिखे और इसने बलून मार दिया। जबकि ये जो 28 साल का लड़का है, अगर मेंटली स्टेबल है, सारी कंडीशंस को समझते हुए इसको हम एक मेंटली स्टेबल लड़का मानते हैं, ये भी अगर बलून मारता है तो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो भाई एक सूझबूझ वाला समझदार एडल्ट है, 18 साल क्रॉस कर चुका है, वोट देने की पावर इसके पास है, राइट मतलब इसके पास है, और ये इसको हम एक एडल्ट कंसिडर कर रहे हैं। और एक एडल्ट अगर ऐसी हरकतें दे रहा है 28 साल का लड़का, कि वो एक डेथ प्रोसेशन, एक शव यात्रा जा रही है, उस पर होली वाले दिन एक रंग वाला बैलून मार रहा है, जानबूझ करके डेलिबरेटली उसे मार रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ट्रीटमेंट अलग किया जाएगा। इसे इस बच्चे की नादानी और नासमझी समझ के इसे छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चा है, मुस्कुरा करके लोग निकल जाएंगे, बच्चा है, बच्चे करते रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर गुस्सा निकलेगा, उस भीड़ का जो दुख है वो शायद से इसके ऊपर निकल जाए, है ना। कानून की निगाह में भी ये इस बच्चे को हम कुछ नहीं कह सकते, कानून भी इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बी से क्या कह सकते हैं कि भाई आपकी वजह से इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, क्योंकि ये पहले से दुख में थे और आपने इन्हें और दुख दिया, आप मजाक उड़ा रहे हो, आप मजे कर रहे हो, इनके दुख में खुश हो रहे हो, ये सारी चीजें कानून से कह सकता है। और सजा पिनल, ऑब्वियसली है, पिनल सजा तो इसे नहीं मिलने वाली है ना, पिनल कोड के तहत तो इसे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी समाज जो है इसे समझाएगा, कि इसे समझाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और हो सकता है इसको सजा भी दे। लेकिन यहां सिर्फ समझा दिया जाएगा, समझाया भी नहीं जाएगा, सिर्फ नादानी समझ के छोड़ दिया जाएगा। तो आई होप यहां से आप लोगों को एक चीज क्लियर हुई होगी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब अगर ए 7 साल का है तो बी भी 7 साल का होता, 6-7 साल का होता, तो हम इन दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट कर सकते थे। और अगर बी 28 साल का, ए भी 29 साल का होता, तो भी हम इन लोगों को एक जैसा ट्रीट कर सकते थे, इसको भी पीट सकते थे और इसको भी पीट सकते थे। लेकिन यहाँ पिटाई केवल इसकी होगी और इस बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। तो लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यहां से आई होप ये सभी को समझ में आया होगा कि क्या मतलब कहना चाहता हूं मैं इसका। जैसे अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता सकता हूं, वो है निर्भया केस। निर्भया केस आई थिंक सभी ने सुना होगा, इंडिया में अभी तक का सबसे ब्रूटल केस इसे माना जाता था 2012 तक, है ना। 2012 में ये केस हुआ था और इस केस में कुल 5 लोग पकड़े गए थे, 5 कल्प्रिट्स, जिसमें से 4 को फांसी की सजा हुई थी और एक जो था
ये कैसा था, माइनर, इसको क्या कहा गया, माइनर। इन पांचों में से एक जो है वो क्या है, माइनर है। तो इस माइनर को माइनर सजा दी गई, कैसी सजा दी गई, माइनर। इसको 3 साल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में से अरेस्ट किया गया, 3 इयर्स के लिए। किस में अरेस्ट किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। हालांकि उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो 18 साल की एज हुआ करती थी उसको कम करके 16 साल का कर दिया गया है। लेकिन उस वक्त तक जब ये केस हुआ तब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक एडल्ट की जो एज कही जाती थी, जो लिखी गई थी, वो 18 साल मानी जाती थी। और ये इन पांचों में से एक बच्चा जो, एक व्यक्ति जो था, सॉरी बच्चा मैंने बोल दिया, व्यक्ति जो था वो 18 साल से कम का था। तो वहां पर केस बनता है दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। बाकी 4 एडल्ट थे तो उनको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन ये एडल्ट नहीं था तो इसे कैसी सजा दी गई, केवल और केवल 3 साल की, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इसे प्रॉपर जेल में नहीं, जुवेनाइल होम में भेजा गया था। आई होप अब ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहां ये कॉन्सेप्ट कहता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, और ये कॉन्सेप्ट कहता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नो, है ना, इक्वल नहीं है। एक 18 साल से कम का है और एक बाकी सब 18 साल से ज्यादा के हैं। ये कानून की भाषाओं में ये माना जाता है। आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल आपको लेके बताया वैसा ही हम कर सकते हैं, है ना। उसी वे में आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो कोर्ट के सामने भी रहा होगा। तो कोर्ट ने उस अकॉर्डिंग फैसला दिया कि भाई ये तो 18 साल से कम का है, तो इसे क्या करेंगे हम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सिर्फ 3 साल की सजा देंगे, बाकी चारों को क्या करेंगे हम, फांसी की सजा देंगे। तो आई होप ये पॉइंट जो होगा हमारा लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये सभी को क्लियर हो चुका है। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक ये सभी को क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू पर्सन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, है ना। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू पर्सन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगेन सपोज करते हैं ए है और यहां बी है। ए इज अ फैमिली मैन, ये कौन है, एक फैमिली मैन है, जबकि बी जो है एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, ठीक है। अब ए की फैमिली में ए की वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, पूरा मतलब फैमिली है। और एक ही फैमिली में एक रात को ये होता है कि एक रात इनके घर में 4-5 बदमाश घुस आते हैं। क्या करते हैं, बदमाश घुस आते हैं, 5 burglars। चार पांच बदमाश घुसा सकते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं थीफ, ठीक है। ये 5 थीफ इनके घर में घुस आते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये इनकी फैमिली को, एक ही फैमिली को जो है टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअली फिजिकली हरेस करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है इनकी जान को भी खतरा हो, क्योंकि इनके पास, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, इनके पास हथियार भी हैं, ठीक है। बिना हथियार के तो ऑब्वियसली चोर डाकू जो होते हैं घर में, जो बदमाश एंटर अगर करते हैं तो बिना हथियार के तो करते नहीं, हथियारों के साथ ये व्यक्ति क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कई बार जेल से बदमाश फरार होते हैं और किसी का सहारा ले लेते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, ढाल बना लेते हैं। वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, कि 5 बदमाश जो है इनके ए के घर में घुस जाते हैं। अब ए जो है वो क्या हो चुके हैं, वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं कि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी, है ना। उनकी फैमिली की परेशानी बढ़ चुकी है, फैमिली पर असॉल्ट हो सकता है, जान जा सकती है। तो ए बेचारे थके हुए, कुछ मतलब थके हुए तो नहीं, ए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सडनली ए को मौका मिला और ए ने इनमें 5 में से केवल एक को क्या किया, पकड़ा, दबोचा और उसकी गन छुड़ा करके मार दिया। एक को मारा, बाकी चारों ने जब उनकी तरफ गन बढ़ाई तो उन्होंने क्या किया, चारों को भी मार दिया। तो इस तरह से ए ने कितने लोगों को मार दिया, किल्ड 5 पीपल। ए ने क्या किया, 5 लोगों को मार दिया, ठीक है। एक सिचुएशन तो हमारी ये है। दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, या फिर हम इसे कहें किलर, क्या कहें इसे, किलर। ये किलर है बी, और बी क्या करता है, 5 लोगों का मर्डर कर देता है। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा, इंडियन मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, सुपारी किलर है। ये कैसा किलर है, सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसका काम है पैसा लेकर के लोगों को मार देना। पुलिस दोनों को ही अरेस्ट कर लेती है, ये भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं, ये भी पुलिस में जाकर के सरेंडर कर देते हैं। इनके घर पर ऐसी वारदात हुई इस वजह से। और इसके बाद जो कोर्ट में जब केस जाता है,
अब केस कहाँ गया? कोर्ट में। तो क्या कोर्ट इन्हें इक्वली ट्रीट करेगा? क्या आप यही मानेंगे कि कोर्ट इन्हें इक्वली ट्रीट करे? क्या आप यही चाहेंगे कि कोर्ट इन दोनों को इक्वली ट्रीट करे? नहीं। देखिए, एक ही जो सर्कमस्टेंसेस हैं, एक ही जो कंडीशंस उस टाइम पे बनी है ना, उस टाइम पे उनकी जो सिचुएशंस बनी, कंडीशंस बनी, उस वजह से ए को मारना पड़ा। दैट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अगर वो नहीं मारते तो हो सकता है उनकी फैमिली में से किसी की जान चली जाती, ये कंडीशन बन सकती थी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि उनकी फैमिली में किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, हर्ट हो जाता, चोट बहुत ज्यादा लग जाती, ये भी हो सकता था। सेक्सुअल असॉल्ट के भी चांसेस थे। इस वजह से ए ने अगर 5 लोगों को मारा तो वो एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस कंसिडर किया जाएगा, ना कि जानबूझकर की गई हत्या। जबकि बी जो है वो क्या कर रहा है? बी एक मर्डरर है। उसने क्या किया? मर्डर किया है। कैसा क्या किया है? प्रॉपर मर्डर, 5 लोगों की हत्या की है और जिसका उसने पैसा लिया होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक मर्डर कहेंगे। जबकि यहां क्या कहेंगे? एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट जिसमें सेल्फ डिफेंस करते हुए ए ने 5 लोगों की हत्या कर दी। तो ए को हम बेल आउट कर सकते हैं। कोर्ट क्या कर सकता है यहां? ए को बेल आउट कि भाई ठीक है, आपने जो है, आपका हमने पूरी दलील सुनी आपके वकील से, पूरी प्ली जो आर्ग्यूमेंट चली वो आपके वकील से सुना, और उसमें ये नतीजा निकला कि भाई ए के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए थे कि उन्हें मजबूरन हत्या करनी पड़ी। जबकि बी को क्या दिया जा सकता है? इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि बी ने कोई मजबूरी में नहीं किया, वो एक क्रिमिनल ही है, हार्ड कोर हैबिचुअल क्रिमिनल। आई होप यहां से सभी को समझ में आया होगा कि ये क्या है, ए और बी जो है वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में है। कैसे में है? अलग अलग सर्कमस्टेंसेस, उनकी दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं, है ना। इस वजह से कोर्ट इन्हें क्या करेगा? अलग ट्रीट करेगा। अगर इन्हें इक्वल ट्रीट कर दिया जाए, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सेम लॉ। मर्डर का केस है दोनों के ऊपर, तो मर्डर के केस में क्योंकि 5 लोगों की हत्या ए ने की और 5 लोगों की हत्या बी ने की, इसलिए अगर मर्डर के केस में दोनों को सेम सजा दे दी जाती है, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये क्या होगा? न्याय या अन्याय? आई होप ये अन्याय ही होगा। इनजस्टिस होगा किसके साथ? ए के साथ। इतना सभी को क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। ए, अच्छा अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ए बहुत हो गया, सी और डी ले लेते हैं इस बार, है ना। सी और डी। सी अगेन एक सिंपल पर्सन है, सिंपल पर्सन, ठीक है, एक सिंपल पर्सन है, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग हिज कार टू होम। और दूसरी तरफ डी है। डी भी हम कह सकते हैं एक सिंपल पर्सन, ठीक है। मैं इनको कोई सेलिब्रिटी नहीं बोल रहा हूं या बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, मैं इनको भी क्या कंसिडर कर रहा हूं? एक सिंपल पर्सन कंसिडर कर रहा हूं, कॉमन मैन। लेकिन ही इज ड्रंक हैवीली। कैसे ड्रंक किए हुए हैं? काफी ज्यादा हैवीली, बहुत ज्यादा पी रखी है, और ये भी कार चला रहे हैं, अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। अब हुआ ये कि ए जो है, सी जो है, सी के सामने क्या हुआ? एक बाइक आ जाती है, जिसकी वजह से अनकंडीशनली उन्हें ब्रेक लगाने में थोड़ा सा टाइम लगा और बाइक से एक्सीडेंट हो गया, और जो पर्सन बाइक पे राइड कर रहा था उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलर कंडीशन यहाँ डी की है। डी ने क्या किया? डी नशे में है बहुत ज्यादा, इनके सामने एक बाइक आई तो इन्होंने बाइक को क्या किया? एक्सीडेंट किया, और साथ ही साथ फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हुए चले गए, और वहां जो लोग सो रहे थे उनकी जान चली गई। अब ये दोनों कंडीशंस आप बताइए, क्या ये दोनों कंडीशन सिमिलर हैं? क्या ये दोनों सर्कमस्टेंसेस सिमिलर हैं? ये जो है उनकी परिस्थिति बनी, भाई गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, मल फंक्शनिंग की वजह से ऐसा हुआ, जबकि डी के साथ ऐसा मल फंक्शनिंग की वजह से नहीं हुआ। ये क्या थे? ड्रंक थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, एक ही कार की इन्वेस्टिगेशन भी हुई, रिपोर्ट्स आई कि एक ही जो कार है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, और सडनली सामने एक बाइक आने की वजह से वो ब्रेक्स एकदम से नहीं अप्लाई कर पाए। ये एक सरकमस्टेंस बना, एक सिचुएशन बनी, एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि ए से वो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन डी जो है वो क्या कर रहे थे?
वो तो हैवीली ड्रंक थे, और इनकी गाड़ी की भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई और उसमें भी पता चला कि गाड़ी तो बिल्कुल सही थी, बस ये क्या थे, होश में नहीं थे। तो क्या इन दोनों पर एक्सीडेंटल चार्जेस लगेंगे या लगना चाहिए? अगर ये दोनों केसेस कोर्ट में जाते हैं तो क्या इन दोनों पर एक्सीडेंटल चार्जेस लगना चाहिए? भाई डी की गलती है, साफ दिख रही है, ए से एक्सीडेंट हुआ है, सी से एक्सीडेंट हुआ है, बट डी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसे हम एक्सीडेंट नहीं मान सकते। आप सभी इस केस को रिलेट कर सकते हैं एक बहुत फेमस केस से, और रिसेंटली 2-3 केसेस और ऐसे हो चुके हैं, जिसमें एक तो वही था कि 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखवा करके छोड़ दिया गया था, है ना, कि भाई पोर्शे चला रहा था तो 300 वर्ड का ऐसे लिख दे। वही अगर वो स्विफ्ट चला रहा होता तो शायद से ऐसे नया सजा हो जाती बहुत बड़ी, है ना। रिसेंटली एक और केस हुआ बड़ौदा में, आपने देखा होगा। तो ये सब किसका नतीजा है कि आप जो है, ये जो लोग हैं हेवीली ड्रंक लोग, इनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो। इनके लिए अलग लॉ, अगर सेम लॉ है तो इनका ट्रीटमेंट उस लॉ में अलग तरीके से किया जाना चाहिए। जबकि सी जो है वो केवल और केवल एक एक्सीडेंट है। यहाँ क्या हुआ है, सी से केवल और केवल एक एक्सीडेंट, क्योंकि इनकी अगर गाड़ी की रिपोर्ट भी आई और वो भी यही प्रूव कर रही है, ये हमने सिचुएशन मानी है, याद रखिएगा, ये इट इज एन एग्जाम्पल। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसमें हमने दूसरा पॉइंट भी हमने समझ लिया कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू पर्सन अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस बोथ इन प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज क्या है, और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन बाय द सेम कोर्ट, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी हमने समझ लिया कि क्या इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ है। आई थिंक इतना आप सभी के लिए क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में, वो है सेम लॉ टू ऑल पर्सन, सॉरी, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन इन द सेम सिचुएशन। अब यहां हम बात करते हैं हमारे सबसे कॉन्टेंशियस इशू पे, दैट इज रिजर्वेशन। काफी बार जब लोग सुनते हैं कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, तो काफी बार ये सिचुएशन बड़ी टेंस हो जाती है। कुछ लोगों को रिजर्वेशन पसंद है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं अच्छा लगता। तो आज हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन जो दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 जो रिजर्वेशन देता है दैट इज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन है दैट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट, है ना। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या है लिखा हुआ है इन दोनों आर्टिकल्स में और क्या होता है रिजर्वेशन। बस आज मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि रिजर्वेशन जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के थ्रू नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। क्योंकि अगर आप, कई बार लोग जो आपको डिस्कशन करते हुए मिलेंगे वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 में तो लिखा हुआ है कि क्या है, आर्टिकल 14 में तो लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन कानून ऐसा क्यों बन रहा है, रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? तो उसमें एक और पॉइंट जुड़ता है भाई, एक और फ्रेज है आर्टिकल 14 में ही, वो कहती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको भी हमें समझना होता है कि जब लोग समान परिस्थिति में हैं तभी उनको समान ट्रीट किया जा सकता है। अगर परिस्थिति अलग है तो उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर हम उन्हें इक्वली ट्रीट, अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। और इससे जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस दैट इज रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, 1958 का ये केस है। और यहां सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया वो ये वर्डिक्ट थी दैट इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन can be
डन और अलाउड। कि आप जो भी क्लासिफिकेशन, स्टेट जब भी रिजर्वेशन देगी या अनइक्वल ट्रीटमेंट करती है लोगों के साथ ऑफ द सिमिलर लॉ, तो उसके लिए वो बोलते हैं, कोर्ट ने बोला कि इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्लास की वजह से, किसी कास्ट की वजह से या फिर किसी रिलीजन की वजह से रिजर्वेशन दे रहे हो। नहीं, कास्ट, रिलीजन, क्लास, इनकी वजह से रिजर्वेशन या स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। तो आर्टिकल 15 और 16 में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो कास्ट के बेसिस पर हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। कौन सी क्लास होनी चाहिए? वो कौन सा वर्ग है जो एजुकेशनली और सोशली, शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कैसे रह गए, पिछड़ा वर्ग है, उन्हें ही अलग से ट्रीटमेंट, मतलब रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, तो रिजर्वेशन उन्हें ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी को रिजर्वेशन दिया जाए। तो यहाँ नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि रिजर्वेशन एक्चुअल में है क्या, क्यों दिया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों जरूरी बनता है रिजर्वेशन, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये सब हम नेक्स्ट, इसको जब हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, क्या केसेस हुए, वो सब वहां डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस किस बेसिस पर की जाती हैं, इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर, इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन। और ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया? वो डिक्लेयर किया था रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर केस 1958 में। आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा, है ना। जब हम बात करते हैं किसकी, पॉश की, पॉश एक्ट 2013, तो वहां केवल और केवल इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं लगता, वहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी दिया जाता है। इसलिए पॉश केस में केवल फीमेल्स नहीं, मेल्स भी कंसिडर किए जाते हैं। विशाखा दत्त गाइडलाइंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी, इशू किया गया था 1997 के केस के बाद, दैट वाज विशाखा दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस था। उसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसके बाद 2013 में गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइंस को हटाते हुए क्या बना दिया, एक एक्ट ही प्रॉपर बना दिया, एक लॉ बना दिया। तो आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और क्या होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि क्या है आर्टिकल 15 और क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 16 में, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, उसकी पॉलिसीज कैसे बनाई गई। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन से केस हैं, क्या हुआ था इंदिरा सोहानी केस में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बनता है, दैट इज मंडल कमीशन केस और इंदिरा सोहानी केस के नाम से उसे जाना जाता है। ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ आर्टिकल 14 सभी को समझ में आया होगा कि क्या है आर्टिकल 14। Article 14 of the Indian Constitution, that is equality before law or equal protection of law. It says that state shall not deny any person मैंने आप लोगों को बता दिया, citizens, foreigners, legal person, corporation, registered societies, ट्रस्ट और एनजीओ, ये सभी इसमें शामिल होंगे। जो भी कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट की जा रही है थ्रू अ एक्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यहां से समझ लिया है कि क्या है। अगर किसी का इसमें कोई डाउट है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आगे की क्लास में हम डिस्कस करने ही वाले हैं 15 क्या है और आर्टिकल 16 क्या है। आई होप इतना सभी को क्लियर है। अगर इन एग्जाम्पल्स में भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो, ठीक है। मैं उन सभी के साथ डिस्कस करूंगा, उन सभी पॉइंट्स को भी कंसिडर करूंगा। जो भी व्यूज हैं आप वो दे सकते हैं। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा।
सो थैंक यू वेरी मच आज की इस क्लास के लिए, आज के इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे में। थैंक यू वेरी मच।